हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस का राजनीति शास्त्र के सेकंड सेमेस्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आज हम बात करने वाले हैं, जो कि आपका यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड होने वाला है। हमने आपके पिछले कई सारे सब्जेक्ट्स का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया है, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोज़ को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लें। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर का, जो है पहला यूनिट का जो आपका अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 1 का अति लघुत्तरीय क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो इसमें देख सकते हैं जो आपका यूनिट नंबर 1 है उसमें क्या कह रहा है कि राजनीति विज्ञान के बारे में बात कर रहा है, और राजनीति विज्ञान से और जो अन्य विज्ञान है, इतिहास है, उनका क्या संबंध है उसके बारे में हमें बात करना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि राजनीति विज्ञान और इतिहास के बीच संबंध की विवेचना करो, कि राजनीति विज्ञान और इतिहास के बीच में आखिर संबंध क्या है। तो देखो, राजनीति और इतिहास में गहरा संबंध है, कि जो पॉलिटिक्स है एंड हिस्ट्री, इनमें अपने आप में बहुत गहरा संबंध है। राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, घटनाएं हैं, उनको भली बात समझने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की समुचित जानकारी प्राप्त कर लेना बहुत आवश्यक है। अगर आपको किसी जगह की राजनीति समझना है तो वहाँ की जो ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि रही है उसको जब आप समझ लेंगे कि यहाँ पर किस किस तरीके से शासन व्यवस्था रही है, कौन राजा अधिक शासन किया, किस उसकी क्या क्वालिटीज़ थी, क्या जो है डाउनग्रेड था, वो सारा कुछ आप समझ लेंगे तो राजनीति काफ़ी आसान हो सकती है। इतिहास के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का विकास जो है कैसे हुआ। राजनीतिक आंदोलन तथा जो है जो संस्थाएं हैं उनको गहराई तक पहुंचने के लिए ऐतिहासिक अनुसंधान की काफ़ी आवश्यकता होती है, कि अगर आपको राजनीतिक तक पहुंचना है तो आपको इतिहास के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी ओर ऐतिहासिक घटनाओं और प्रवृत्तियों को समझने के लिए उनसे जुड़े राजनीतिक कारणों सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, अगर भारत के नए संविधान को उचित अध्ययन करना है तो सन 1909 का, 1919 का, 1935 के जो अधिनियम हैं उनको जानना ज़रूरी है, जिसके आधार पर हमारे भारत का संविधान बनाया गया, तो उसमें ये चीज़ों का ध्यान रखा गया। तो वो चीज़ जानना समझना इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार फ्रांस के ऐतिहासिक क्रांति का सही रूप से समझने के लिए उसके जो राजनीतिक विचार है उसको जानना समझ पड़ेगा, तब जाकर के आपको फ्रांस का हिस्ट्री समझ में आएगा। तो इस तरीके से क्या समझ में आ रहा है, अगर आपको हिस्ट्री जाननी है अच्छे तरीके से तो राजनीतिक पहलू देखना पड़ेगा। राजनीतिक पहलू के बारे में अच्छे तरीके से समझना है तो आपको हिस्ट्री समझना पड़ेगा। तो राजनीति शास्त्र और इतिहास में घनिष्ठ संबंध की व्याख्या करने के मामले में विज्ञानों में एक प्रकार की होड़ लगी हुई थी। तमाम सारे विद्वान, अलग अलग विद्वान अपने अपने तरीके से उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे। इतिहास के बिना जो है सीले कहते हैं इसमें, कि इतिहास के बिना राजनीति जो है निर्मूल है, और राजनीति के बिना जो इतिहास है वो निष्फल है। परंतु यह मत जो था ये काफ़ी आपत्तिजनक मत रहा। इतिहास के अतिरिक्त राजनीति शास्त्र का कई अन्य आधार भी हैं। इसी प्रकार इतिहास के सारे फल राजनीतिक नहीं होते हैं, और अन्य स्थल पर इसी विद्वान ने कहा हुआ है कि इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति जो है वो भद्दा है, और राजनीति शास्त्र के संबंध विच्छेद हो जाने से इतिहास कोरा सा साहित्य सा बन करके रह जाता है। इसी पर अपना विचार रखते हुए, इतिहास और राजनीति के संबंध को विचार रखते हुए बर्गेस ने लिखा हुआ है कि यदि इन शास्त्रों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो उनमें से एक यदि स्यु नहीं तो पुंग जो है हो जाता है, और दूसरा जो है केवल आकाश कुसुम बन करके रह जाता है। और इस प्रसंग में लॉर्ड एक्टन ने जो है अति सुंदर शब्दों में कहा हुआ है कि राजनीति विज्ञान वो शास्त्र है जो इतिहास की धारा रूपी नदी में बालू के स्वर्ण कणों के समान क्या होता है, चलता रहता है, संचित होता रहता है। तो इस तरीके से बताया गया है। तो अतः इन सभी चीज़ों को देख करके, इन सभी जो परिभाषाएं हैं इनको देख करके हमें समझ में आता है कि राजनीति शास्त्र और इतिहास जो है घनिष्ठता संबंधित हैं। वे एक दूसरे के पूरक और ऋणी हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, परंतु फिर भी इन दोनों में कुछ मौलिक जो अंतर भी पाए जाते हैं, जैसे कि इस प्रकार है कि इनके इतिहास और राजनीति के जो विवेचन पद्धति है उसमें अंतर देखने को मिलता है, इनके क्षेत्रों में अंतर देखने को मिलता है, इन दोनों के उद्देश्य में अंतर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से राजनीति विज्ञान और इतिहास में संबंध और उनमें कुछ डिफरेंसेज के बारे में भी हमने बात किया हुआ है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र के संबंधों की विवेचना करो, कि राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र जो है इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, और थोड़ा सा डिफरेंसेस भी हम लास्ट में समझेंगे। तो सबसे पहले संबंध के बारे में बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र में क्या संबंध है। तो इन दोनों में भी दोस्त अपने आप में बहुत काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। नीति शास्त्र नैतिकता से संबंधित विज्ञान है, वो मनुष्य के आचरण के औचित्य और अनौचित्य के नियमों पर आधारित है,
वह इस बात पर विचार करता है कि कोई व्यक्ति एक आदर्श मनुष्य कैसे बन सकता है, और राजनीति शास्त्र इस बात की विवेचना करता है कि कोई जो नागरिक है वो एक आदर्श नागरिक कैसे बन सकता है। नीति शास्त्र क्या करता है कि एक व्यक्ति कैसे एक आदर्श व्यक्ति बन सकता है, और राजनीति शास्त्र क्या करता है कि एक जो उस राजनीति में आने वाला एक नागरिक है वो एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकता है। तो बेसिकली व्यक्ति को ही टारगेट किया जा रहा है। अब चूंकि एक आदर्श व्यक्ति ही एक आदर्श नागरिक बन सकता है, इसलिए राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के जो लक्ष्य हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, मिलाप कर रहे हैं। मनुष्य का श्रेष्ठ और सद्गुणी जीवन ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्लेटो ने तो राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में कोई भेद ही नहीं समझा है। उनके अनुसार राज्य विज्ञान नीति शास्त्र की ही एक ब्रांच है। उनके जो विश्वविख्यात ग्रंथ है रिपब्लिक, उसमें उन्होंने राजनीति की अपेक्षा नैतिक दर्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। यद्यपि अरस्तु ने इन शास्त्रों को अलग अलग माना है और उनके अनुसार उसमें गहरा संबंध भी है, काफ़ी गहरा संबंध है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। उसने कहा कि मनुष्य का नैतिक जीवन राज्य के सदस्य के रूप में ही संभव है। मनुष्य अगर एक नैतिक जीवन जीना चाहता है तो एक राज्य का सदस्य होगा, तभी वो एक नैतिक जीवन जी सकेगा। अच्छे जीवन के लिए राज्य का अस्तित्व में होना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसी पर अपना विचार रखते हुए आइबर ब्राउन कहते हैं कि नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में मात्रा का अंतर है, गुण का नहीं। नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में मतलब उनके शब्दों का अंतर है, उनके गुणों में अंतर नहीं है। उनके विचार में राजनीति शास्त्र नीति शास्त्र का ही एक बड़ा रूप है। और इसी प्रकार लॉर्ड एक्टन ने कहा हुआ है कि नीति शास्त्र के अध्ययन के बिना राजनीति शास्त्र का अध्ययन बेकार है। और वास्तव में ये दोनों शास्त्र जो है अलग नहीं किए जा सकते, आप पृथक्करणीय हैं। इन्हें अलग अलग करना काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। एक लेखक के अनुसार नीति शास्त्र से अलग होकर के राजनीति शास्त्र जो है खिसकती हुई बालू की नींव पर टिक जाता है, और राजनीति शास्त्र से अलग होकर के नीति शास्त्र जो है संकीर्ण और भावात्मक दिखने लगता है। और इसमें कुछ विद्वानों का और आधुनिक विद्वान है जैसे कि हॉब्स हो गया, उन्होंने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग रखने में ही मनुष्य की भलाई माना हुआ है। किंतु बाद में कांट, हीगल, बेशोंके, ब्रेडले, ग्रीन आदि आदर्शवादी जो दार्शनिक थे, उन्होंने राज्य को एक नैतिक संस्था माना हुआ है। गांधी जो सरीखे राजनीतिज्ञों ने धर्म पर आधारित राजनीति का ही समर्थन किया हुआ है। अब अगर बात करें, ये तो हमने देख लिया कि उनमें मतलब संबंध कैसे हैं, कितने ज़्यादा संबंध हैं, लेकिन अगर हम इसमें डिफरेंसेस की बात करें कि इसमें अंतर क्या है, तो यद्यपि राजनीति और नीति शास्त्र में काफ़ी घनिष्ठ संबंध है, लेकिन कुछ मौलिक अंतर पाए जाते हैं जो कि इस प्रकार है, जैसे कि अध्ययन की विषय वस्तु में, प्रकृति जो है प्रकृति में अंतर है, दोनों की प्रकृति अलग अलग है, मापदंडों की निश्चितता में अंतर है कि नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र के जो अपने मापदंड हैं उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हमारा ये था। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अंतर। पहला हमने राजनीति और भूगोल में इतिहास में अंतर देखा, मतलब संबंध देखा। दूसरी चीज़ हमने देखा जो है राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में संबंध। अब हमें समझना है राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। तो देखिए, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों ही एक तरीके का अलग अलग विषय हैं और दोनों ही अलग अलग क्षेत्रों को स्पष्ट करते हैं। दोनों ही सामाजिक विज्ञान अलग अलग पक्षों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। राजनीति शास्त्र जो है यह मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है, तो अर्थशास्त्र मनुष्य का जो आर्थिक जीवन है उसका अध्ययन करता है। तो मनुष्य का संपूर्ण जीवन आर्थिक और राजनीतिक जो है पक्षों से प्रभावित होता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, इन्होंने लिखा कि अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति शास्त्र का ही एक पार्ट है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। पहले राजनीति विज्ञान को राजनीतिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता था। तो इनका भी मानना यही है कि अर्थशास्त्र जो है राजनीति शास्त्र का एक पार्ट है और वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य को कल्याणकारी काम करने के लिए कल्याणकारी काम करने होते हैं, इसलिए संपूर्ण राष्ट्र जो है वो राजनीति में आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। अब राजनीति विज्ञान और आर्थिक शास्त्र के बीच में अगर संबंध के बारे में बात किया जाए तो वास्तव में किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सरकार की नीतियों पर निर्धारित होती है। एक गवर्नमेंट है वो किस तरीके की नीति बनाती है, उसी आधार पर वहाँ की जो फाइनेंशियल स्टेटस होगी, उस राष्ट्र का जो भी आर्थिक व्यवस्था होगा, वो सारा कुछ जो है गवर्नमेंट की नीतियों पर निर्भर करता है। आर्थिक स्थिति का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई अवस्था अपने आप निर्धारित होती है, बल्कि सरकार की उसमें नीतियां होती हैं और देश की आर्थिक परिस्थितियां राजनीतिक गतिविधियों को भी जो है प्रभाव में लाती हैं। चार्ल्स बेयर्ड कहते हैं कि अर्थशास्त्र के बिना राजनीति अधूरी और ढांचा मात्र है, और इससे स्पष्ट होता है कि ये दोनों विषय कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या हैं, संबंधित हैं। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों संबंधित हैं और इस पर गेटल कहते हैं कि आर्थिक परिस्थितियां राज्य के संगठन, विकास, क्रियाकलापों पर प्रभाव डालती हैं और प्रत्युत्तर में राज्य अपने कानूनों द्वारा जो है आर्थिक परिस्थितियों पर प्रभाव डालता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो राज्य के संगठन में, विकास में, क्रियाकलाप में प्रभाव डालती हैं और जो राज्य में बनने वाले कानून हैं वो आर्थिक परिस्थितियों पर प्रभाव डालते हैं। तो इस तरीके से दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं।
और इसी संदर्भ में गार्नर ने कहा हुआ है कि बहुत सी आर्थिक समस्याओं का समाधान राजनीतिक संस्थाओं द्वारा किया जाना आवश्यक है, जबकि दूसरी ओर राज्य से संबंधित बहुत सी समस्याओं की उत्पत्ति का कारण ही आर्थिक होता है। और कार्ल मार्क्स ने इस पर अपना विचार रखते हुए कहा हुआ है कि आदिम समाज में जब निजी संपत्ति की संस्था उत्पन्न हुई तो राज्य का जन्म हुआ, और जब भी समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन हुआ तो राज्य के संगठन पर भी परिवर्तन होता चला गया। मैकाइवर ब्राउन कहते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः वस्तुओं से होता है और राजनीति शास्त्र का जो संबंध होता है वो व्यक्तियों से होता है। तो इस तरीके से इतना इन्होंने डिफरेंस बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो राजनीति विज्ञान और भूगोल में अंतर क्या है और संबंध क्या है, इसके बारे में बात करना है। तो देखो, भूगोल का जो संबंध है वो भूमि से है, वायु से है, वर्षा से है, खनिज पदार्थ, कृषि, समुद्र, नदी, पहाड़, मतलब जो भौतिक रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं जो है भूगोल के अंतर्गत आती हैं। जो भी प्राकृतिक चीज़ें हमें अपने आसपास देखने को मिलती हैं, भूगोल उन प्राकृतिक दशाओं का क्या करता है, वर्णन करता है, जिसका मनुष्य के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। और राज्य के निर्माणकारी तत्वों में भूमंडल एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। और भूगोल के अध्ययन के विषय में जो है भूखंड अर्थात पृथ्वी, जल, वायु होते हैं। अतः भूगोल और राजनीति विज्ञान एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि इसी जमीन पर, इसी भूखंड पर लोग रहते हैं और लोगों पर शासन करके ही एक राजनीति बनती है। राजनीति और भूगोल के बीच में संबंध को व्यक्त करते हुए अरस्तु ने सबसे पहले इस पर अपनी बात रखी, अपना विचार रखा कि जलवायु, भूमि, समुद्र तट, पहाड़ और नदियाँ, खाड़ियाँ आदि ये सारी चीज़ें राजनीतिक इतिहास और किसी देश की सभ्यता और संस्कृति की एक अमिट छाप होती हैं। बोधा ने राजनीति विज्ञान और भूमि के संबंध को घनिष्ठता पर बल दिया है। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि ठंडे देशों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और गर्म देशों के लिए दासता स्वाभाविक है। रूसो ने 18वीं शताब्दी में जो है जलवायु और सरकार के स्वरूप के संबंध में ये बात कहा है कि जलवायु जो है वो गर्म जलवायु निरंकुश शासन के लिए और ठंडी जलवायु जो है वो बर्बरता के लिए और सम जलवायु जो है वो अच्छे जनतांत्रिक शासन के लिए उपयुक्त होती है। थॉमस बकल कहते हैं कि किसी देश के लोगों के चरित्र और उनकी राजनीतिक संस्थाओं को निर्धारित करने वाला सबसे प्रमुख तत्व वहाँ की भौगोलिक और भौतिक स्थिति होती है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से हमें समझ में आता है कि राजनीति शास्त्र और भूगोल कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। अब अगर इसमें कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात किया जाए तो भूगोल के अंतर्गत विभिन्न देशों की प्राकृतिक दशा, जलवायु और वनस्पति का अध्ययन किया जाता है, और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य सरकार और उनकी विधियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये डिफरेंस है। अगर दूसरे डिफरेंस के बारे में बात किया जाए तो भूगोल जो है वो ठोस तथ्यों से संबंधित है, जबकि राजनीति शास्त्र के साथ जो है तथ्यों के साथ साथ आदर्श का चित्रण भी करता है। नेक्स्ट चीज़ है, भूगोल एक निश्चित विज्ञान है, उसके नियमों में निश्चितता पाई जाती है, जबकि राजनीति विज्ञान अनिश्चित विज्ञान की श्रेणी में आता है, जिसमें टाइम टाइम पर जो है लोगों के हिसाब से, समाज के हिसाब से चेंज आते रहते हैं। तो ये था हमारा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन से रिलेटेड ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेडली आपसे पूछे जाते हैं। तो अति लघु उत्तरीय में अगर आपने ये 4 पढ़ लिया तो इस यूनिट के लिए तो एनफ है। इसी तरीके से हम हर यूनिट का आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हमने बढ़ा दिया आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अब हम पढ़ाएंगे आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चंस अगले वीडियो में। तो इसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस, फिर अगर आपसे ऑप्शनल पूछा जाता है तो ऑप्शनल भी पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। अगर आपने ये पढ़ लिया ना, अगर आपका ऑप्शनल पूछा जाता है और आपने ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ये पढ़ लिया तो आपका जो ऑप्शनल वाला है वो इजीली हो जाता है, आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आता होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।